प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं गणित में दूसरा वीडियो लेक्चर प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न हैं। देखिए, इसमें निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे HCF निकालना आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में सीखा है, किंतु यहाँ पर हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है 135 व 225। सबसे पहले हम यहाँ ये देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम देखते हैं कि यहाँ 225 बड़ा है 135 से। अब हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने के लिए हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो यहाँ देखिए 225 में अगर 135 से भाग दिया जाएगा तो ये कितने बार जाएगा? एक बार। तो यहाँ एक बार भाग जाएगा 135, तो ये हो जाएगा 5 - 5 0 और ये 9 आएगा, 90 यहाँ पे आ जाएगा। अब इस पूरी चीज को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर ये जो हमारे पास जो चरण 1 आया है वो इस तरह से होगा। चरण 1, इस चरण 1 में हम ये लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 225 बराबर 135 गुणे 1 धन 90। इस तरह से हमारा ये पहला चरण कंप्लीट होता है। अब दूसरे चरण में बढ़ते हैं। तो इस 90 को भाजक और जो पहले था उसको हम जो है भाज्य मानेंगे, पहले वाले भाजक को। तो 135 यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ 90 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 90 एकम 90, इसको घटा देते हैं, 5 में 0 गए 5 और ये 4 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमको मिलेगा चरण 2। और ये दूसरे चरण में ये हमको मिल जाएगा 135 बराबर 90 गुणे 1 धन 45। इस प्रक्रिया को हम जारी रखेंगे तब तक कि जब तक कि शेष शून्य न बच जाए। इस तरह से फिर से 45 को भाजक और 90 को दोबारा हम भाज्य लेते हैं और ये 45 दूनी 90। तो इस तरह से यहाँ पे हमें शेषफल क्या मिल गया? 0। तो ये हो जाएगा चरण 3। और तीसरे चरण में हमको मिलता है 90 बराबर 45 गुणे 2 धन 0। अब यहाँ पर क्योंकि शेषफल शून्य मिल गया है तो यहाँ से विभाजन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी और इसके बाद HCF मिलेगा। इसलिए HCF जिसका हमने निकाला 135 कामा 225, इसका HCF हमें मिलेगा अंतिम भाजक। अंतिम भाजक ही हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक है, ये 45। इस तरह से ये हमारा उत्तर है। ठीक इसी तरह से आप इसका दूसरा और तीसरा भाग कर सकते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। तो देखिए प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। प्रश्न आप लोग पुस्तक से देखेंगे, मैं केवल इसका हल बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें हल, इसमें ये जो हमने एक उदाहरण में प्रश्न बताया था बिल्कुल उसी के जैसे है। वहाँ पे हमने b का मान 2 लिया था और यहाँ पर हम b का मान 6 लेंगे।
तो इसके लिए हम करते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, बिल्कुल उदाहरण 2 के जैसे ये प्रश्न है। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, व b बराबर 6, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या मिलेगा हमें, किसी पूर्णांक q ग्रेटर देन आर इक्वल देन 0 के लिए a बराबर 6q प्लस r। अब देखिए ये आया कहां से, वास्तव में हमने यहाँ पे किया क्या, ये जो पूर्णांक a दिया है और ये जो b दिया है, इसमें हमने 6 का भाग दिया। देखिए a में अगर हम 6 का भाग दें तो भागफल कुछ ना कुछ होगा, मान लेते हैं भागफल q है, और इसको आगे हल करने के बाद शेषफल भी कुछ ना कुछ बचेगा। तो जब हम इस संख्या a को 6 से भाग देंगे तो बताइए शेषफल क्या क्या हो सकता है। निश्चित तौर पे जिस संख्या से भाग देंगे उससे छोटा होगा 0 से लेकर के, तो यहाँ पर जो r के मान होंगे, जो शेषफल होगा r बराबर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा। तो इस तरह से शेषफल मिल जाएंगे। और ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाई है वो है भाज्य a बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, अर्थात a बराबर 6q प्लस r, मतलब ये भाज्य बराबर ये भाजक गुणे भागफल धन शेषफल 6 गुणे q धन r, ये वही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जहां हम लिख देते हैं, जहां जो r का मान है क्या है, बड़ा या बराबर है 0 से, जबकि छोटा है 6 से। तो इस तरह से r के ये मान होंगे। तो यहाँ पे r का मान क्या क्या हो सकता है, 0 से बड़ी कोई ना कोई प्राकृत संख्या, साथ ही r कोई ना कोई यहाँ पे जो है तो पूर्ण संख्या है और बटे वाली नहीं है, तो क्योंकि उसमें 0 भी शामिल है। अब देखिए अगर हम r का मान जब 0 लेंगे तब क्या होगा, इसलिए a बराबर अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये क्या मिलेगा, 6q प्लस 0 मिलेगा। तो 6q प्लस 0 मतलब क्या निकला, 6q कामा 6q प्लस 1, जब हम 1 लेंगे तो 6q प्लस 1, 2 लेने पर 6q प्लस 2, 3 लेने पर 6q प्लस 3, 4 लेने पर 6q प्लस 4 और 5 लेने पर 6q प्लस 5। तो इसको मैं यहाँ मिटा कर लिख देता हूँ, q प्लस 5। अब देखिए इस पे हमको ये बताना था कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होगा। तो देखिए विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से विभाजित ना हो। तो यहाँ पर देखिए 6q, q कोई पूर्णांक है, जब उसमें 6 का गुणा करेंगे, मान लीजिए कोई भी पूर्णांक आपने 3 लिया तो 6 3 18, निश्चित तौर पे ये 2 से विभाज्य है। वास्तव में 6 ही 2 से विभाज्य है, इसलिए 6 का गुणा किसी भी पूर्णांक से किया जाएगा, वो 2 से विभाज्य होने वाली संख्या मिलेगी। तो इस तरह से चूंकि वो 2 से विभाज्य मिलेगा 6q, तो निश्चित तौर पे ये 6q क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। अब आगे क्या है, 6q धन 1, मतलब सम संख्या धन 1। अब ध्यान दीजिए अगर किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा आपको, विषम संख्या मिलेगी। आप बोलिए कोई भी सम संख्या, जैसे मान लीजिए आपने 22 लिया, 22 में सम संख्या है, आप उसमें 1 जोड़ेंगे 23, क्या है, विषम संख्या है। तो इस तरह से ये वास्तव में क्या कहला गई, विषम संख्या। अब विषम संख्या में फिर 1 जोड़ दिए, बढ़ा दिए, तो ये क्या हो जाएगी, सम संख्या। तो इस तरह से ये हमारे पास कैसी संख्या निकली, विषम निकली, जिसको कि हमें सिद्ध करना। अब ये विषम में 6q धन 1 है, 1 में 1 और बढ़ाया 2 किया तो ये सम हो गई, फिर 1 और बढ़ाया तो फिर ये विषम हो गई, फिर 1 और बढ़ाया तो ये सम हो गई, फिर ये क्या हो गई, विषम। बस ये सिद्ध हो गया। यहाँ पर 6q धन 1, 6q धन 3 और 6q धन 5 विषम संख्याएं हैं, जबकि ये वाली संख्याएं 6q धन 2, 6q धन 4 सम संख्याएं। क्यों है सम संख्याएं, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम ये लिखते हैं, चूंकि संख्याएं
चूंकि संख्याएं 6q-1, 6q-3 व 6q-5 2 से विभाज्य नहीं है। नहीं है, इसलिए ये विषम संख्याएं हैं। इसलिए ये विषम संख्याएं हैं। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 व 6q+5 के रूप में हो सकता है। इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दो समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 616 सदस्यों वाली एक सेना, इसको 32 सदस्यों वाली आर्मी यानी सेना के बैंड के पीछे मार्च कराना है और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। तो जब यदि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है तो और उन स्तंभों की हमें अधिकतम संख्या निकालनी है, तो निश्चित तौर पर अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए इन दोनों संख्याओं का हमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, इसमें हम HCF निकालेंगे और जो HCF है वही हमारा उत्तर है। तो देखिए इसमें तीसरे प्रश्न में दिया है कि किसी परेड के 616 सदस्यों वाली, तो यहाँ पर देखिए यहाँ हम 616 व 32 का HCF ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बड़ी कौन सी संख्या है। देखिए चूंकि 616 बड़ा है 32 से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, इसलिए तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो 616 बड़ी संख्या है, इस 616 में हम 32 से भाग देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 अंक लेते हैं, 61, ये हो जाएगा 32 एकम 32, 29, 296। अब इसको हम आगे देखते हैं कितने बार जाएगा, 9 बार प्रयास करते हैं, देखते हैं। तो 9 दूनी 18 की 8, हासिल आएगी 1, 9 त्रिक 27, 1 28, 200, हाँ चला जाएगा 9 बार। तो देखिए ये हो जाएगा 9 दूनी 18, हासिल आएगी 1, 9 त्रिक 27, 1 28। अब यहाँ पे जो हमको मिलेगा 8 और 0 0, 8 मिला। अब इसको हम लिखेंगे चरण 1। ध्यान दीजिए यहाँ तक आप चरण 1 नहीं लिख सकते थे, जब तक पूरा भाग कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपका पहला चरण कंप्लीट नहीं होगा। अब जाके यहाँ पे जब पूरा फाइनल हो गया, 616 में 32 का पूरा भाग हो गया, इस तरह से भागफल यहाँ पर 19 मिला और शेषफल 8 मिला। अब ये पूरा कंप्लीट होने के बाद ही आपका पहला चरण कंप्लीट होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पे हो जाएगा चरण 1। तो ये जो पहला चरण हमें मिलेगा 616 बराबर 32 × 19 धन 8। तो निश्चित तौर पे
भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इस तथ्य का हमने इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो शेषफल है उस शेषफल को हम क्या लेंगे, भाजक, और जो पहले वाला भाजक 32 था उसको हम बना देंगे भाज्य, और फिर भाग देंगे तो 8 चौको 32। इस तरह से हम ये देखते हैं कि यहाँ पे शेषफल क्या मिला, हमें 0 मिला। अब अंतिम भाजक जो कहलाया ये 8 ही कहलाया, और इस तरह से HCF 8 यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो चरण 2 कहलाया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा चरण 2। अब इसके लिए लगेगा तो 32 बराबर हो जाएगा 8 गुणे 4 और धन 0। अब यहाँ पे जो HCF मिला, इसलिए HCF 616, इसका जो HCF है वो कितना है, 8। तो अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8। और यही अपना उत्तर है, यही इससे पूछा गया। इसी तरह से देखिए प्रश्न नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे हल कर सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 है, इस पे हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बताना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो मान लेते हैं कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह है 3q + 1 3q + 1 व 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। अब ध्यान दीजिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हमने इस रूप में कैसे लिख लिया। अब x अगर कोई धनात्मक पूर्णांक है, अब x कोई धनात्मक पूर्णांक है और एक हम धनात्मक पूर्णांक अगर 3 ले लें, तो जब हम x को 3 से भाग देंगे तो मान लेते हैं कि भागफल हमारे पास q है, शेषफल हमारे पास r है, तो क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। निश्चित तौर पे हमें x बराबर क्या मिलने वाला, x बराबर मिलने वाला 3q + r। अब आप बताइए कि जब किसी संख्या को 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या क्या होगा, 3 से भाग देने पर शेषफल r का मान 0 1 2 होगा। तो जब यहाँ 1 रखोगे, पहले 0 रखो, जब 0 रखोगे तो आपको क्या मिला, 3q मिला। जब आप यहाँ 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 3q धन 1 मिलेगा। जब यहाँ 2 रखोगे तो 3q धन 2 मिलेगा। तो इस तरह से x कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर जिससे हमने भाग दिया वो यहाँ पे हमने 3 दिया। ध्यान दीजिए, हम चाहे तो यहाँ 2 भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें सिद्ध करने के लिए जिसकी आवश्यकता है हम वही लेंगे। हाँ, इस धनात्मक पूर्णांक x को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। यदि आपने 2 लिया है तो ये क्या कहलाया, x बराबर 2q + r, और 2 लेने पर शेष 0 और 1 बचेंगे, तो इस तरह से आपके पास आएगा 2q, व जब 0 रखोगे तो 2q, जब 1 रखोगे तो 2q + 1। अब ये आपके ऊपर आप क्या ले रहे हैं, आप यहाँ पर धनात्मक दूसरे जिससे आप भाग दे रहे हैं वो 2 ले रहे हैं कि 3 ले रहे हैं कि 4 ले रहे हैं। यदि आपने यहाँ पे 4 लिया तो 4 लेने पर क्या होगा, 4 लेने पर आपको मिलेगा 4q धन r। 4q धन r में शेषफल बचेंगे 0 1 2 3 तक बचेंगे, तो ये हो जाएगा 4q धन 1 4q 4q धन 1 4q धन 2 4q धन 3। अब जिससे हमारा ये प्रश्न सिद्ध होगा,
हमें वही लेना पड़ेगा। यहाँ ये जान लेना बहुत जरूरी है कि लेने यानी किसी धनात्मक पूर्णांक को तो हम कई रूपों में लिख सकते हैं। हम अगर 2 वाले फॉर्म में लिखें तो 2q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अगर 3 वाले फॉर्म में लिखें तो 3q प्लस 1 3q प्लस 2। अगर 4 वाले फॉर्म में लिखें तो 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3। अगर 5 वाले फॉर्म पे लिखें तो 5q प्लस 1 5q प्लस 3 5q प्लस 4 तक लिख सकते हैं और इस तरह से लिखा जा सकता है। तो यहाँ घबराने की बात नहीं है। आपको यहाँ पे x कोई धनात्मक पूर्णांक लेकर के उसको 3 से भाग दिया गया है, 3 को भाजक लिया गया है, तब जाकर के शेषफल 0 और 1 2 बचे हैं और इसलिए हमने उसको इस रूप में लिखा है। अब हमको ये दिखाना है कि इनका वर्ग 3m या 3m धन 1 के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए हम इनका वर्ग करते हैं। तो देखिए अब ये 3q का वर्ग, तो 3q का वर्ग क्या होगा? 3q का वर्ग ये हो जाएगा 3 सकाई 9q वर्ग। अब इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9 को 3 गुणे क्या लिखा जा सकता है? ये 3 गुणे 3q वर्ग। ध्यान दीजिए अलग मैंने कर दिया, 3 सकाई 9q वर्ग ये वही चीज है, बराबर 3m। ये 3m के रूप का है, जहां यम बराबर, यहाँ पर हमने यम बराबर किसको लिया? 3q वर्ग को लिया। ध्यान दीजिए q कोई पूर्णांक है तो q का वर्ग भी पूर्णांक होगा और उसमें 3 का गुणा करेंगे तो वो भी हमें क्या मिलेगा? पूर्णांक मिलेगा। इस तरह से 3q का वर्ग 3m के रूप में है। अब देखिए पुनः हम दूसरी वाली संख्या 3q धन 1 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3q धन 1 का वर्ग। तो क्या मिलेगा हमको? 3q धन 1 का वर्ग a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं या 3q धन 1 का 2 बार लिख करके गुणा कर सकते हो तो a वर्ग हो जाएगा 3 सकाई 9q वर्ग प्लस 2ab, तो 2 3 6q आया और 1 का वर्ग क्या हो जाएगा? a। अब इसको देखिए हमको ये समझाना है कि ये 3m के रूप में है अथवा 3m धन 1 के। आइए इसको हम क्या करते हैं कि इन दोनों से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, पहले और दूसरे से। अगर हम इससे 3 कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा हमको? 3 कॉमन लेने पर ये बनेगा 3 सकाई 9 3 बचेगा, q वर्ग बचेगा और यहाँ पर 2q बचेगा ये और धन 1। तो अब इसको देखिए यहाँ पर ये जो हमको मिला है ये क्या पूर्णांक है? देखिए q पूर्णांक है, q पूर्णांक में 2 का गुणा करोगे पूर्णांक आएगा, किसी पूर्णांक q का वर्ग करोगे पूर्णांक आएगा, उसमें 3 का गुणा करोगे पूर्णांक आएगा, 2 पूर्णांकों का जोड़ एक पूर्णांक होता है। कुल मिला के ये पूरी चीज क्या है? पूर्णांक है, जिसको कि हम m मान सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर 3m धन 1, जहां m बराबर, m कोई पूर्णांक है और m बराबर कितना है यहाँ पे? 3q वर्ग धन 2q। तो इस तरह से हमने दूसरी संख्या 3q धन 1 के वर्ग को हमने किस रूप में लिखा? 3m धन 1 के रूप में लिखा। तथा अभी देखिए लास्ट में एक और बची है 3q धन 2। अब इसका चलिए इसका वर्ग करते हैं तो 3q धन का वर्ग, इसका a धन b का वर्ग लगाते हैं तो a वर्ग यानी 3 सकाई 9q का वर्ग और प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4 12q और यहाँ पे 2 का वर्ग कितना होगा? 4। आइए यहाँ पे हम इस 4 को क्या करते हैं? 3 धन 1 लिख करके तोड़ देते हैं। तो जब हम 4 को 3 धन 1 लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? ये मिल जाएगा देखिए 9q वर्ग, ये हो जाएगा 9q वर्ग धन 12q और धन 3 धन 1। इस तरह से हमने इस 4 को क्या लिख लिया? 3 धन 1। अब हम क्या करते हैं कि शुरू के 3 पदों से, इन 3 पदों से हम 3 को कॉमन लेते हैं, घनिष्ठ लेते हैं। तो अब इससे क्या मिलेगा हमको? तो ये देखिए जब यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो 3 कॉमन लेने के बाद 3 सकाई 9 3q वर्ग बचेगा, 3 चौको 12, यहाँ पे बचेगा 4q, यहाँ 3 एक कम 3, यहाँ पे बचेगा 1 और इसके बाद में ये धन 1 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? बराबर, ध्यान दीजिए 3q वर्ग प्लस 4q प्लस 1, ये फिर से एक पूर्णांक है। अब इस पूर्णांक को हम m के रूप में लिख सकते हैं तो ये क्या मिल जाएगा? बराबर 3m धन 1 और यहाँ लिख देना है जहां m बराबर आप इस m में पूरा लिख दीजिए 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इस तरह से ये पूरा कर दीजिए तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब ये m बराबर हो जाएगा। अब ये बात सिद्ध हो गई कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसके वर्ग को हम 3m
या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्योंकि कोई भी धनात्मक पूर्णांक को आप इस रूप में लिख सकते हो, और इस तरह से जो उसका वर्ग है तो वो या तो 3m के रूप में होगा अथवा 3m+1 के रूप में होगा। इन दोनों के वर्ग हमको 3m+1 के रूप में मिले हैं, जबकि पहले वाली संख्या 3q का वर्ग किस रूप में मिला है, 3m के रूप में मिला है, और इसका वर्ग इन दोनों का जो है तो 3m+1 3m+1 के रूप में मिला है। तो अतः करके हम अपने उत्तर में लिख देते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। किसी पूर्णांक m के लिए या 3m+1 के रूप का होता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से आप अगले प्रश्न को करेंगे और उसमें वर्ग के बजाय घन करना है, घात 3 उसमें निकालना है, और आप उसको 9m 9m-1 9m-8 के रूप में किसी धनात्मक पूर्णांक के घन को व्यक्त करेंगे। तो इस तरह से अगले वीडियो लेक्चर में अगली प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।